हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बात करेंगे कि इसके और कौन कौन से डिपॉजिटरी मेंबर्स हैं और इसमें शेयर का ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है, कैसे बायर्स और सेलर एक दूसरे के साथ शेयर्स और मनी का एक्सचेंज करते हैं। तो सारा सब कुछ डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, हमारे देश में अगर बात करें तो मेनली दो ही स्टॉक एक्सचेंज है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर बायर किसी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदना चाहता है तो वो स्टॉक एक्सचेंज से इनडायरेक्ट वे में शेयर्स को ख़रीद सकता है। और अगर एक दूसरा तरीका होता है जिसमें वो डायरेक्टली भी शेयर्स कंपनी से ख़रीद सकता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। वो दूसरा तरीका होता है आईपीओ। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। अगर इस पर भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करें। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी जो होती है तो फंड रेज करती है। वो ऐसे कई सारे बायर्स से फंड्स कलेक्ट करती है और बदले में उनको शेयर्स देती है। वो सारा जो भी ट्रांजैक्शन है वो इस एक्सचेंज के ही थ्रू होता है। दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन, जो कि यूजुअल डे में अगर देखा जाए जनरली यही परफॉर्म होता है ऑन यूजुअल बेसिस। तो इसमें क्या होता है कि एक बायर होता है और एक सेलर होता है, दोनों एट अ टाइम अवेलेबल होते हैं, एक बाइंग करने के लिए और दूसरा सेल करने के लिए। तो वो इस एक्सचेंज के ही थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है कि ये एक्सचेंज करता है स्टॉक्स के बदले में मनी को, और मनी के बदले में स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है। तो क्या बायर्स यहाँ डायरेक्टली जाके और सेलर्स यहाँ पे डायरेक्टली जाके स्टॉक का एक्सचेंज करते हैं? ऐसा नहीं होता है। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने अपने कुछ मेंबर्स रजिस्टर किए हुए हैं जिनको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं, डीपी। तो उनमें से पहला जो डीपी मेंबर होते हैं वो ब्रोकर होते हैं। बायर कोई भी ऑर्डर लगाता है तो वो ब्रोकर के ही थ्रू ऑर्डर लगाता है। फिर वो ब्रोकर जो है तो एक्सचेंज में कम्युनिकेट करता है और वहाँ से सेलर की जब कंफर्मेशन आती है तो बायर शेयर्स के बाइंग और सेलिंग का ट्रांजैक्शन होता है। अब सवाल आता है कि कोई भी अपने शेयर्स को क्यों सेल करता है, कोई भी क्यों बाई करता है। तो देखिए, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, सबके अपने अपने रीज़न होते हैं। हो सकता है कि इस सेलर ने अपने शेयर्स को काफ़ी लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया हो और उसके अपने गोल्स कंप्लीट हो गए हों, इसलिए ये इसको सेल करना चाह रहा हो सकता है ये बायर अभी अभी आया हो और इसको अपनी एक इसने अपना एक गोल सेटअप किया हो और उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है जिसके लिए ये बाई करना चाह रहा हो। सबके अपने अपने रीजन्स हो सकते हैं। हो सकता है इसे उस कंपनी में ग्रोथ ना दिख रही हो इसलिए ये सेल करना चाहता है, और ये हो सकता है इसलिए बाई करना चाहता है क्योंकि इसे काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। तो बायर जो है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में अपना एक ऑर्डर लगाता है कि हाँ, मैं इस शेयर को इस प्राइस पर लेना चाहता हूँ। सेलर एक पर्टिकुलर अमाउंट पे अपनी सेलिंग प्राइस ब्रोकर के पास लगाता है कि हाँ, मैं इस अमाउंट पर सेल करना चाहता हूँ, और जब वो दोनों प्राइस मीट करते हैं तो एक्सचेंज के थ्रू उनका ट्रांजैक्शन किया जाता है। अब इन सब के बीच में एक और डीपी पार्टिसिपेंट हमें देखने को मिलता है, वो है सीडीएसएल, और एक और डीपी पार्टिसिपेंट है एनएसडीएल। हालांकि मैंने यहाँ नाम मेंशन नहीं किया है, बट वो भी डीपी पार्टिसिपेंट है और वो भी उतना ही पार्टिसिपेट करता है इन सारी प्रोसेस में जितना कि सीडीएसएल कर रहा है। तो कोई भी अगर बायर है, कोई भी सेलर है, अगर वो स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर्स को ख़रीदना चाहता है या बेचना चाहता है तो उसे एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है जो वो किसी ब्रोकर के थ्रू खुलवाता है। लेकिन वो डीमैट अकाउंट खुलते हैं आपके सीडीएसएल और एनएसडीएल में। अगर आपके डीमैट अकाउंट 16 डिजिट के नंबर्स हैं तो वो आपके अकाउंट खुले हुए हैं सीडीएसएल में। अगर आपके डीमैट अकाउंट का जो इनिशियल है वो आईएन से स्टार्ट हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो डीमैट अकाउंट आपका खुला हुआ है एनएसडीएल में। सीडीएसएल का पूरा नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। चलिए अब बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट की क्या ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई नया डीमैट अकाउंट नहीं है और आप सोच रहे हैं एक डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जीरोधा के थ्रू आप एक नया डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट की क्या ज़रूरत पड़ी। जब जब तक ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होती थी,
सारे के सारे पेपर वर्क हुआ करते थे, तो काफ़ी इश्यूज़ हुआ करते थे उस समय पर। सर्टिफिकेट के फॉर्म में शेयर्स को दिए जाते थे कि हाँ ये सर्टिफिकेट है, इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास हैं। कहीं सर्टिफिकेट मिस हो गया, खो गया या डैमेज हो गया, तो उससे जो शेयर होल्डर्स होते थे उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी। और कब क्या कैसे ट्रांजैक्शन किया, वो सारा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सिक्वेंशली कहें या फिर हम कहें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें नहीं मिलती थी। तो उस चीज़ को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बनाने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए सारी चीज़ों को, एक नए पार्टिसिपेंट की एंट्री कराई गई, वो था CDSL और NSDL। ये आपके डीमैट अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शंस की होल्डिंग, सेटलमेंट, सारी चीज़ें यही मैनेज करता है। आप देखे होंगे, या अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी आपका एक नया डीमैट अकाउंट खुलेगा, जब भी उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है तो डे एंड पे जो कुछ भी आपने ट्रांजैक्शन किया होगा वो सारा सब कुछ उसमें आपको एक मैसेज के थ्रू फ्लैश करता है कि आज आपके इतने शेयर्स क्रेडिट हुए या डेबिट हुए, जो कुछ भी है। ब्रोकर्स की बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, चाहे वो ज़ीरोधा हो या ग्रो हो या फिर अपस्टॉक्स हो या एंजल ब्रोकिंग हो या मोतीलाल ओसवाल हो। HDFC बैंक के भी HDFC सिक्योरिटीज़ हैं, ICICI बैंक के ICICI डायरेक्ट है। तो इस तरीके के बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल हो सकते हैं आप वहां से अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए अब इस बात को समझते हैं हम कि हमें इतने सारे DP पार्टिसिपेंट्स की क्या ज़रूरत है। आखिर हमारे पास एक बायर है और एक सेलर है, ये दोनों आपस में ही क्यों नहीं कम्युनिकेट कर लेते हैं, क्यों नहीं ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में पहले बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारे फ्रॉड और बहुत सारी धांधली होती थी। उन सारी चीज़ों को कर्ब करने के लिए सेबी आया, सेबी का फॉर्मेशन किया गया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने उसके बाद ये सारी चीज़ें लाए, सारे DP पार्टिसिपेंट्स लाए, इन सभी को सेबी ही रेगुलेट करता है। सारे ब्रोकर्स को सेबी रेगुलेट करता है, कितने क्या मार्जिन देने हैं, कब मार्जिन कम करने हैं, बढ़ाने हैं, हर एक चीज़ को सेबी रेगुलेट करता है। सेबी इस चीज़ का ध्यान रखता है कि कहीं किसी के साथ कुछ गलत ना होने पाए। अब सारे ट्रांजैक्शन सही से हो रहे हैं या नहीं, बायर्स को उसका अपना शेयर क्रेडिट हुआ या नहीं, सेलर को उसके पैसे मिले या नहीं, ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में और अब सही तरीके से हो रही हैं। तो ये सब हो तो रही हैं सही तरीके से, ये बायर्स भी खुश हैं, सेलर्स भी खुश हैं, तो ये DP पार्टिसिपेंट्स इनका क्या हो रहा है। तो जब भी आप ट्रांजैक्शन में देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसमें एक छोटा सा नॉमिनल चार्जेस भी लिए जाते हैं, ताकि ये सारी सर्विसेज जो हैं तो उनको सही तरीके से दिया जा सके। उन चार्जेस में कुछ ब्रोकरेज चार्ज होता है जो कि ब्रोकर के लिए होता है, DP चार्जेस होते हैं जो कि DP पार्टिसिपेंट्स के चार्जेस होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी चार्ज होता है, स्टॉक एक्सचेंज के चार्ज होते हैं। तो ये सब थोड़े मोड़े बहुत नॉमिनल से चार्ज होते हैं जो कि लिए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट में किसी भी शेयर के जो भी प्राइस हैं वो ऊपर और नीचे किस तरीके से होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल सा फंडा होता है, वो है सप्लाई और डिमांड। इसको अगर एक एग्जांपल से समझें कि किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई सपोज करते हैं कि 50 क्वांटिटी है और लेने वाले 100 लोग हैं, तो सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके जो शेयर प्राइस, माफ़ कीजिएगा शेयर प्राइस नहीं, इसके क्वांटिटी की जो भी प्राइस है वो बढ़ेगी, क्योंकि 100 के 100 लोगों को वही 50 चीज़ें तो मिल नहीं सकती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा प्राइस में उछाल आएगा, ताकि जिनको लेना है वही ले पाएँ। इसी तरीके से शेयर प्राइस में भी यही होता है। कंपनी में अगर ग्रोथ है, कंपनी में अगर लोगों को दिखता है कि उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके मिशन काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने जो प्लान दिखाया है वो काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी एक्सपेंड कर रही है अपने और कई सारे हब्स या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही है, तो इस तरीके से आप जब भी उस कंपनी में कोई भी ग्रोथ देखते हैं, तो भले चाहे उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा हो, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा अच्छा एक्सपेंड कर पाएगी और उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और शेयर प्राइस और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस तरीके से शेयर प्राइस बढ़ते हैं। अब अगर बात की जाए कि कोई कंपनी सपोज़ अच्छा नहीं कर रही है, उस कंपनी में लॉस ही लॉस आते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो जब नहीं करना चाहेगा तो वहाँ उसकी डिमांड जो है कम होती जाएगी। जैसे ही वहाँ कोई इन्वेस्टर्स नहीं आएगा, कोई भी बायर्स नहीं आएंगे, तो वहाँ उसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें एक एग्ज़ाम्पल, लाइव एग्ज़ाम्पल देने की, तो एक
बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने यस बैंक का है। अगर यस बैंक की बात करें तो ये शेयर कभी 450 रुपये का होता था, लेकिन जैसे ही इसका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ, एनपीए के इश्यूज़ आए, तो ऑब्वियस सी बात है इतने बड़े लोन डिफ़ॉल्ट में कोई भी कंपनी इस बैंक के साथ या कोई भी इन्वेस्टर इस बैंक के साथ नहीं जाना चाहेगा। आज इस बैंक के शेयर प्राइस जो है तो 13 रुपये पे चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो एमआरएफ का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जानते होंगे। ये एमआरएफ का शेयर करीबन 10 रुपये के भाव में हुआ करता था 90s के समय पे। तो ये 10 रुपये का शेयर आज की डेट में ये 90,000 का शेयर है, एक शेयर की वैल्यू। तो कंपनी अगर अच्छा करती है, कंपनी में ग्रोथ है, तो उसके शेयर प्राइस में भी वही ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आई होप दोस्तों कि यहाँ तक ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसे एक लाइक दें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।